नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर जब अनिका अब अपने कमरे में होती है तो अब उसकी आंखें खुलती है। अनिका की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो अब वो इस बार उसे काफ़ी ताजगी महसूस हो रही थी। अनिका अब अपने बेड पर उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अनिका ने सोचा कि अब उसे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, अब वो शायद खुद भी बैठ सकती है। वो अभी कोशिश कर ही रही थी कि तभी एनी ने उसे कहा, अरे 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 मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? ये आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, एनी वो सब बाद में, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है? क्या तुम्हें मेरे फ़ोन के बारे में पता है? अब अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी कहती है, हाँ शायद बॉस के पास होगा मैडम। अब एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका ने कहा कि अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, क्या इस बार बच्चों ने माँ पर शक नहीं किया क्या? पिछली बार जब माँ यहाँ पर आई थी तो बच्चों ने एक ऐसा प्लान बनाया था जिसमें कि माँ उन्हीं के जाल में ट्रैप हो गई थी, उसमें वो फंस चुकी थी। इसलिए क्या उन्होंने अब शक नहीं किया कि वो अनिका नहीं है, उनकी मोम नहीं है? अनिका की ये बात सुनते ही अब एनी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बच्चों को अभी बॉस के ऊपर थोड़ा बहुत भी शक हुआ है, क्योंकि अगर उन्हें होता तो वो अब तक तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर चुके होते, क्योंकि बच्चों को तो आप भी अच्छी तरह से जानती है ना। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तो मैडम सब कुछ अंडर कंट्रोल में है। और पता है आपको कि रोहित सर ने तो सभी को ही इस रूम में आने से ही मना किया हुआ है। एनी ने भी यहाँ पर ये कहा ही था कि तभी अब अनिका एकदम हैरानी से अब एनी की तरफ देखती है। उसे कुछ समझ में ही नहीं आया क्योंकि रोहित तो अभी उसके साथ ही लेटा हुआ था। इसलिए अनिका सोचती है कि कहीं जॉन तो नहीं होगा। इसलिए अब एनी की इस बात को सुनते ही अब अनिका ने कहा, रोहित मतलब कि जॉन, क्योंकि जॉन ही ये सब संभाल रहा होगा ना। जॉन ने ही ये सब किया है। अब अनिका की इस बात पर अब एनी पहले तो चुप रहती है और वो अभी ना में अपनी गर्दन हिला देती है। एनी को इस तरह से ना में अपनी गर्दन हिलाता हुआ देखकर अब अनिका की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे समझ में ही नहीं आता कि एनी जॉन को भी मना कर रही है कि वो रोहित नहीं है, रोहित बनकर नहीं रह रहा है। और इधर मिस्टर मारवा तो खुद यहाँ पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए हैं। तो फिर पहले इसमें यहाँ पर कौन है जो मिस्टर मारवा बनकर यहाँ पर रह रहे हैं? इसलिए अब वो हैरान होती है और अब वो अपनी हैरानी से ही पूछती है, एनी फिर बताओ ना कि कौन है फिर जो यहाँ पर तो रोहित बनकर इस पैलेस में रह रहा है? अब अनिका की बात को सुनकर अब एनी कहती है कि नहीं, जॉन तो नहीं है, लेकिन हाँ जो किंग है, रोहित सर बने हुए हैं। अब अनिका ने तो जैसे ही एकदम से किंग का नाम सुना तो उसे तो एकदम से 440 वोट का एक झटका लगता है, क्योंकि अनिका ने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि किंग यहाँ पर के पैलेस में रोहित बनकर रहेंगे। रोहित की जगह वो यहाँ पर सारा कार्यभार संभालेंगे। ये सुनते ही तो अब अनिका बस बड़ी बड़ी आंखों से एनी को ही देख रही थी। अब वो अपनी हैरानी को अब थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए अब अनिका एनी से कहती है, क्या सच में एनी, क्या तुम सच कह रही हो? क्योंकि अनिका को तो एनी की इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए एनी अपनी मैडम को इतना हैरान देखकर अब कहती है, मैडम आप हैरान मत होइए, क्योंकि मैं आपको जो कह रही हूँ वो सच है, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ और रोबोट हमेशा जो सच होता है वही कहते हैं। बैनी की बात को सुनकर अब अनिका बैनी की तरफ देखती है और अब कहती है, तो क्या
किंग और वो साथ में। अब अनिका की इस बात पर अब एनी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका का यहाँ पर मतलब था कि उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा और किंग दोनों ही एक साथ ही इस पैलेस में रह रहे हैं। इसलिए ये तो अब सच में बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उन दोनों की तो आपस में बन ही नहीं सकती। इसलिए अनिका अब अपने मन में सोचती है कि अब तो भगवान ही मालिक है इन दोनों का। ओ गॉड, प्लीज प्लीज मेरे बच्चों को संभालना, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों है वहाँ पर इन दोनों का भिड़ना पूरी तरह से तय है। क्योंकि अनिका अपनी माँ के नेचर से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी और वो खुद किंग के पैलेस में 2 बार रह कर आई थी, तो उसे किंग के बारे में भी अच्छी तरह से पता था कि किंग अपने टोंट मारने से नहीं रहेंगे। और इधर स्वाति मल्होत्रा उसकी माँ, वो भी कुछ ऐसे ही फिर उसकी बातों का रिएक्ट करेगी। इसलिए यहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी होने वाली थी, अनिका को अब उसकी भनक लग जाती है, क्योंकि अनिका के लिए यह हजम करना भी बहुत ही मुश्किल था। वो भी यही सोचती है कि काश बस जल्दी से मिस्टर मारवा अपने होश में आ जाएं और उसके बाद ये दोनों ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों ही लोग अब यहाँ एक साथ इन्हें ना रहना पड़े, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहते रहे तो फिर तो पता नहीं बच्चे भी क्या संभालेंगे, क्योंकि इनके बीच में बच्चे भी तो पिस सकते हैं। ये सोचते हुए ही अनिका एनी से कहती है, मेरा फोन लेकर आओगी एनी। अब अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, मैडम मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। एनी की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, एनी एक 440 वोट का झटका तो मुझे अभी लग चुका है, अब क्या और भी झटके देने बाकी हैं। अब उसकी इस बात पर वो कहती है कि मैडम अब ये तो पता नहीं कि आपको उस बात पर भी झटका लगेगा या नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये बात आपकी बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब एनी के मुंह से अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम सुनकर अब अनिका कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन? हाँ ठीक है, फिर बताओ तुम किसके बारे में बात करना चाहती हो। इस बात पर अब एनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैडम वो आपकी बेस्ट फ्रेंड मोनिशा है ना, क्योंकि उसकी शादी तो उस गांव में उस दिन होने वाली थी, ये तो आपको पता ही होगा। एनी की बात को सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। इसलिए एक पल के लिए अनिका सोचती है कि कहीं उसके साथ भी तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। हालांकि अभी जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वो अब ठीक हो चुके थे, लेकिन फिर भी अनिका को मोनिशा की चिंता हो रही थी। अब अनिका के चेहरे पर चिंता साफ साफ देखकर अब एनी कहती है, मैडम घबराइए मत, क्योंकि वैसे सब कुछ ठीक है। मैं बस आपको इतना इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मोनिशा की शादी अब आपके दूसरे फ्रेंड यानी कि केल्विन से ही होने वाली है। अब यहाँ पर एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये क्या कह रही हो एनी तुम? ये सब कैसे हुआ? मेरा मतलब है कि मुझे पूरी की पूरी बात बताओ कि आखिर कैसे केल्विन और मोनिशा की शादी हो रही है। अनिका की इस बात पर अब एनी अनिका को अब अपना फ़ोन देते हुए कहती है, मैडम मेरे फ़ोन पर सारे ही इम्पोर्टेंट नंबर हैं, आप चाहे तो उनसे बात कर सकती हैं कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, लेकिन मुझे भी यही सही लगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो दोनों ही आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। और कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि आपने उस चीज़ को नोटिस किया है या नहीं, क्योंकि जब मैं आर्या मूर्ति बनकर कॉलेज में गई थी तो मुझे केल्विन के बिहेवियर से भी यही लगा था कि वो मोनिशा को प्यार करते हैं या मोनिशा को वो पसंद करते हैं, क्योंकि उसका एक अलग ही उसके लिए एक कंफर्ट जोन था जो मैंने नोटिस कर लिया था। अब एनी की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ वो तो मैंने भी नोटिस किया है। एनीवे जो भी हो अच्छा ही है। अगर केल्विन उसके लिए ये सोचता है तो अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे फाइनली वो शादी से तो बच गई ना। अब अनिका इतना कहती है। उसके बाद अब एनी अनिका को कहती है, वैसे मैडम भूमिका ने कहा था कि आप एक बार मिसेज सुहासिनी मारवा से बात कर लीजिएगा, क्योंकि भूमिका का कहा अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सुहासिनी मारवा आपको और रोहित सर को लेकर काफ़ी परेशान है, ये मुझे भूमिका मैडम ने बताया था। अब ये सुनते ही अब अनिका अब एनी से के हाथ से अब उसका फ़ोन लेते हुए कहती है, ठीक है एनी मैं करती हूँ। और इधर अब एनी भी वहाँ से चली जाती है और अब अनिका अब उसका फ़ोन लेकर अब दादी माँ के नंबर को सीधा ही डायल कर देती है।
कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आती है तो हेलो हेलो सुनते ही अब अनिका इधर से कहती है, हेलो दादी माँ, मैं अनिका बोल रही हूँ। अनिका की आवाज़ को सुनकर अब दादी माँ कहती है, हाँ हाँ बोलो अनिका, कहाँ हो तुम और रोहित कहाँ पर है? तुम दोनों का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा था? अब दादी माँ ने फ़ोन उठाते ही जैसे ही पता चला कि अनिका बोल रही है तो उसने एकदम से ही अपने सवालों की बौछार कर दी थी, क्योंकि उन्होंने अनिका को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसके मन में जितने भी सवाल थे उन्होंने एक एक करके पूछने लग गई। उसने अनिका को कोई भी समय ना देते हुए वो अपने फिर से कहती है, तुम्हें पता है ना मुझे तुम दोनों की कितनी ही चिंता हो रही थी, और एक तुम लोग हो के जब तुम्हें फ़ोन किया जा रहा है तो तुम फ़ोन भी नहीं उठाते, या अगर तुम्हारा फ़ोन लग भी जाता है तो उठाते नहीं हो, और या फिर लगता ही नहीं है। अब दादी माँ की इतनी चिंता को देखकर अब अनिका कहती है, रुकिए रुकिए दादी माँ, पहले थोड़ा सा सांस तो ले लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कहने का तो मौका दीजिए। अब अनिका की ये बात सुनकर अब दादी माँ कहती है, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वैसे दोनों को मैं चाहे कुछ भी कहूँ, तुम दोनों को तो मेरी चिंता ही नहीं है। अब दादी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं दादी माँ, ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम आपको तो पता ही है ना कि हम आपको कितना प्यार करते हैं। वो क्या है ना दादी माँ, यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और वैसे भी सब ठीक है। और हाँ मिस्टर मारवा, वो भी पूरी तरह से ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये कहते ही हुए ही अनिका अब रोहित मारवा की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अनिका को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मिस्टर मारवा अभी तक अपने होश में नहीं आए हैं, लेकिन अभी वो दादी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती थी। इधर दादी माँ भी अब अनिका की बात को सुनकर अब अनिका से कहती है, देखो बेटा, मैंने हमारे पंडित जी से बात की है और उसी के से रिलेटेड मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने पंडित जी को तुम दोनों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे और रोहित दोनों के ही ग्रह कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम दोनों के नाम पर वो एक ग्रह शांति पूजा करवाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि वो पूजा तुम दोनों के नाम पर हो। अब इधर ये सुनते ही अब अनिका, इससे पहले कि सुहासिनी मारवा कुछ और भी कहती तो अनिका कहती है, लेकिन दादी माँ, इसकी क्या जरूरत है? अब अनिका की इस बात पर अब दादी माँ कहती है कि ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, और तुम मुझे मत समझाओ कि ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं इन सभी बातों पर यकीन ही नहीं करते हो, लेकिन मैं तो करती हूँ। अब चाहे तुम दोनों कुछ भी क्यों ना कहो, और ये मेरा आदेश है, तुम दोनों को भी मेरी बात को मानना पड़ेगा। मैंने इसलिए ही फ़ोन किया था, लेकिन रोहित से तो मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन एटलीस्ट चलो तुमसे हो रही है तो प्लीज़ तुम भी रोहित को बता देना। नेक्स्ट वीक यहाँ पर पूजा है, तो हो सके तो तुम दोनों इस पूजा में मौजूद रहना, क्योंकि ये तुम दोनों के लिए ही हो रही है। इधर ये सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है दादी माँ, हम जल्द से जल्द आने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। अनिका की इस बात पर अब दादी माँ कहती है, कोशिश नहीं करनी है अनिका, मुझे मेरे सारे बच्चे मुझे घर पर ही चाहिए, क्योंकि मुझे कोशिश नहीं, मुझे वहाँ तुम सब प्रेजेंट चाहिए हो, चाहे कुछ भी करके तुम्हें वहाँ पर आना पड़े। अब अनिका यहाँ पर दादी माँ से बात करती है, और इधर कुछ देर की बात करने के बाद अब वो उन्हें बाय बोलकर अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब अनिका यही सोचती है कि उसे अब सर जी की तलाश करना शुरू कर देना चाहिए। शायद ये वही जड़ है ये जिस तक हम सब पहुंचना चाहते थे, क्योंकि ये सर जी ही एक ऐसा है जो शायद इस सारे के सारे बवाल की इन्होंने ही फैलाया हुआ है। इस ऑर्गेनाइजेशन के कर्ता धर्ता शायद यही ही है। अनिका भी अपनी ही सोच में थी कि आखिर वो इस सर जी तक कैसे पहुँचे, कि तभी उसे अचानक से कुछ याद आता है, और अब वो फिर से अब एनी को अपने पास बुलाते ही इधर एनी भी अब अनिका के बुलाने से उसके पास आ जाती है, और अब वो एनी से कहती है, शीला मौसी और दमयंती का क्या हुआ एनी, क्या उनके बारे में कोई अपडेट है?
अब अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, उनका क्या होगा मैडम, ये तो आज राज्यसभा में ही डिसाइड होगा, क्योंकि आज राज्यसभा बिठाई जा रही है उन दोनों के लिए और उसी में उनके ऊपर जो भी फैसला होना है वो लिया जाना है। अब एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर वहाँ पर जो भी कुछ हुआ है मैं इसके बारे में आलिशा से बात करती हूँ, क्योंकि आलिशा ही अब मुझे उन दोनों के बारे में बताएगी कि आखिर क्या हुआ है। ये कहते हुए ही अनिका अब एनी के फोन से ही अब आलिशा को फोन लगा देती है। इधर कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब अनिका कहती है, हाय कैसी हो आलिशा, मैं अनिका हूँ। अब अनिका की इस बात पर अब आलिशा ने कहा कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है अनिका, मैंने कितने बार ही तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। अब आलिशा की इस बात पर अनिका कहती है कि पता नहीं इधर उधर ही रख दिया होगा मैंने, खैर छोड़ो वो सब, और ये बताओ कि राज्यसभा में क्या हुआ, क्योंकि अभी अभी मुझे एनी ने बताया है कि आज राजमहल में राज्यसभा हुई है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए और उसीला और दमयंती के बारे में क्या फैसला लिया गया है। इस बात पर अब आलिशा अनिका को अब पूरी बातें बताने लगती है, क्योंकि किस तरह से दमयंती और शीला ने चाल चली, किस तरह से उन्होंने अपनी कंडीशन यहाँ पर उनके सामने रख दी कि या तो वो राजीव गुलेरिया को भी उनके साथ पनिशमेंट दे और साथ के साथ वो लतिका को उनकी कस्टडी दे दे, और दूसरी तरफ या फिर वो उन्हें सजा ही ना दें। अब सब कुछ इधर आलिशा की बात सुनने के बाद अब अनिका कहती है, आलिशा तुम चिंता मत करो, इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। वैसे डोंट वरी, अभी 2 दिन है ना, इन 2 दिन में हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, और हाँ पैनिक तो बिल्कुल भी मत करना। अनिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा ने कहा, हाँ तुम ठीक हो। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद अब अनिका फ़ोन को इधर कट कर देती है और अब वो एक गहरी सोच में चली जाती है। अनिका भी यही सोचती है कि राजीव चाचा को सजा मिले या ना मिले इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हाँ लतिका गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनकी कंडीशन तो किसी भी हालत में मानने लायक नहीं है। राजीव चाचा ने जो भी कुछ किया है वो उसके कर्मों के लिए उसका फल होगा। अगर उन्हें सजा मिलती भी है तो हमें उस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन लतिका का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। अगर लतिका दमयंती के हाथों में लग गई तो फिर वो लतिका की परवरिश भी वैसी ही करेगी जैसे उसने अपनी बेटी लच्छो की थी, क्योंकि अगर दमयंती देवी अपनी बेटी लच्छो की अच्छी परवरिश करती तो आज वो शायद इस दुनिया में जिंदा होती। वो शायद आज अपनी बेटी की परवरिश चाहे खुद भी कर रही होती। इधर जिस वक्त मिस्टर मारवा पर शीला मौसी ने अटैक किया था और माँ ने भी मुझे बताया भी था कि उस दिन मिस्टर मारवा के फ़ोन पर राहुल का फ़ोन आ रहा था, और उसी दिन से मुझे पता चला था कि राहुल लतिका का पापा है। बस अब इस मैटर में राहुल ही अब हमारी कोई हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर राहुल लतिका का बायोलॉजिकल फादर है तो अब उसी में अब वही कुछ कर सकता है जिससे दमयंती के हाथों में उसकी कस्टडी ना जाए। या अब अनिका के दिमाग में यही सब चल रहा था, क्योंकि उसने अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर स्वाति मल्होत्रा अब किंग के लिए कॉफ़ी बनाकर अब वो बच्चों के रूम में लेकर आ जाती है। इधर स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अंदर जाने वाली थी कि तभी उसकी नज़र अब सामने खड़ी हुई आयशा मारवा पर जाती है। आयशा मारवा को वहां खड़ा हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा उसके पास जाती है और कहती है, माँ मैं आती हूँ, ये कॉफ़ी मैं बस एक बार मिस्टर मारवा को देकर आती हूँ। इस बात पर अब आयशा मारवा हाँ में अपनी पलकों को झपका देती है। इधर स्वाति मल्होत्रा भी अब अंदर आकर अब किंग से कहती है, ये लीजिए आपके लिए कॉफ़ी, और वो कॉफ़ी के मग को किंग की तरफ बढ़ा देती है। इधर किंग भी अब स्वाति मल्होत्रा के हाथों से अब उस कॉफ़ी को ले लेते हैं, और उस कॉफ़ी को अपने हाथों में लेने के बाद अब वो उसकी चुस्की लेते हैं। या अभी जैसे ही किंग ने उस कॉफ़ी को पकड़ा तो इधर स्वाति मल्होत्रा अब किंग से कहती हैं, बच्चे कहाँ हैं। इस बात पर अब किंग बालकनी की तरफ इशारा कर देते हैं कि वो उधर बाहर बालकनी में है।
इधर अब स्वाति जब उस तरफ देखती है तब आर्यन और अलेक्जेंडर वहाँ पर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो रिया को भी उसके बारे में सिखा रहे थे। उन्हें देखकर अब स्वाति मल्होत्रा अब किंग से कहती है कि थोड़ा तो रिया को फ़ोन यूज़ करने का टाइम दे दीजिए ना। अब स्वाति की मल्होत्रा की इस बात पर अब किंग कहते हैं जितना टाइम दिया है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी तरफ से उसे बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है फ़ोन को यूज़ करने का। वैसे ये फ़ोन से उनसे अभी दूर रहना ही उसके लिए बेटर होगा। वैसे भी करण गुलेरिया और रोहित दोनों के ही प्यार ने तो इस रिया को बिगाड़ ही दिया है, क्योंकि जो काम उन्हें करना चाहिए था, जो रिस्ट्रिक्शन उन्हें लगाने चाहिए थे, उन दोनों ने वो काम नहीं किया और अब उनके बदले में वो काम मुझे करना पड़ रहा है। ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहने से आंखें भी तो खराब हो सकती है ना। किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम ठीक कर देंगे, क्योंकि अगर उसकी आंखें खराब होती हैं तो फिर उसकी नानी और उसकी मम्मा का काम आएगी, क्योंकि उसकी मम्मा डॉक्टर है और उसकी नानी तो कर ही सकती है और हम भी तो है ना। इसलिए डोंट वरी, रिया की हेल्थ पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि रिया की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसको फ़ोन में गेमिंग खेलने में ही है, क्योंकि अगर सच कहूँ तो उसकी हॉबी ही ऑनलाइन गेम खेलना है। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब किंग कहते हैं वो सब तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि उसकी आंखें खराब ही क्यों करनी है। पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने पता लगाया कि आयशा किससे मिलने के लिए गई थी। अब किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अभी तक तो मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाई हूँ और मेरी इस बारे में अभी तक आयशा से कोई बात भी नहीं हुई है। मैं बस उससे बात करती हूँ क्योंकि वो भी बाहर ही खड़ी है, शायद जब मैं उससे बात करूँगी तो वो मुझे बता दे। इधर स्वाति की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं ठीक है, फिर तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। जो काम तुम्हें करने के लिए बोला जाता है तुम पहले उसी को तो किया करो ना। इसलिए जाओ अभी जल्दी से और आयशा से बात करो। इतने सालों में कितनी ही चीज़ें हैं जिसके बारे में पता ही नहीं लगा पाया हूँ मैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने सोल्व की हैं, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जिसके बारे में अभी तक ना तुम जान पाई हो और ना ही मैं। अब किंग की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब किंग को सवालिया नज़रों से देखने लगती है कि किंग अब यहाँ पर कौन सी चीज़ के बारे में पता करने का अफसोस जता रही हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा की नज़रों को पढ़ते हुए अब किंग कहते हैं क्या तुमने पता लगाया कि 12 साल पहले जिस डॉक्टर से अनिका ने मेडिकल की पढ़ाई की थी वो कौन है। अब किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता चला है कि आखिर वो कौन है। मैंने बहुत ही कोशिश की थी उनके बारे में जानने की, लेकिन सॉरी मैं उसके बारे में पता नहीं लगा पाई। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब किंग कहते हैं क्या पता चला था तुम्हें। ये सुनते ही अभी स्वाति कहती है मैं रेखा से बात करके ही आपको बता सकती हूँ। उनका ओरा ही ऐसा है कि जब तक वो ना चाहे कोई भी उसे नहीं मिल सकता है। बस मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चला था, यहाँ तक कि खुद अनिका को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी उसकी स्टूडेंट बनने के लिए। यहाँ किंग और स्वाति एक दूसरे से बातें करते हैं। स्वाति अब यहाँ पर उन्हें सारी ही चीज़ें बता देती हैं कि किस किस तरह से अनिका ने उससे पढ़ाई करने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ा था, और जब तक वो खुद नहीं चाहती तब तक तो शायद रेखा भी मुझे कुछ भी नहीं बताएगी उसके बारे में। अब ये सब बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ दूसरी तरफ राजमहल में कविन आलिशा भी अपने ही रूम में थी। अपने रूम में अब वो कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी, तो वहीं बड़ी रानी अब उसे ऐसे कुछ ढूंढता हुआ देखकर अब उसे कहती है आलिशा बेटा शांत हो जाइए, और क्या ढूंढ रही हैं आप, कम से कम मुझे तो बताइए। हो सकता है कि उसको ढूंढने में मैं ही आपकी कोई हेल्प कर दूं, क्योंकि आप इस समय पर पैनिक मत कीजिए, एक बार अपनी हालत तो देखिए ना। बड़ी रानी की इस बात पर अब आलिशा कहती है माँ हमें किंग ने लतिका की कस्टडी लीगली दी थी। हमारे पास उसका प्रूफ भी है कि जब उन्होंने हमें उसकी कस्टडी दी थी। इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है हाँ ये तो हम भी जानते हैं कि किंग ने आपको उसकी कस्टडी दी थी,
किंग जो भी करते हैं वो पूरा सोच समझ कर ही करते हैं और उस समय उन्होंने पूरा लीगली ही पूरे प्रोसेस को किया था और उसका हर काम इतना परफेक्ट होता है वो तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप अभी शांत हो जाइए, आप शांत दिमाग से सोचिए, सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे अगर तुम उन्हीं पेपर्स को ढूंढ रही हो तो। जहाँ बड़ी रानी अभी आलिशा के साथ थी तो वहीं धनंजय पीरामल अभी यहाँ पर लतिका के साथ थे। धनंजय पीरामल यहाँ पर लतिका के साथ चेस गेम खेल रहे थे। इधर लतिका भी अब अपने बड़े मामा से कहती है, प्लीज़ मामा, प्लीज़ मुझे बताइए ना कि मेरे बालों को क्यों काटा गया है। मैं कब से सबसे पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ लेकिन मुझे कोई भी मेरा सही रीज़न नहीं दे रहा है कि मेरे बाल क्यों काटे गए हैं। और वो दोनों की दोनों आंटियाँ कौन थी, कोई मुझे उनके बारे में बताता क्यों नहीं है। क्योंकि लतिका को वो दोनों ही शीला और दमयंती बहुत ही अजीब भी लगी और जिस तरह से उसके बाल काट कर उनको दिए गए उसमें वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब लतिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ज़्यादा मत सोचो बेटा, ये सब बाहर की बातें हैं, इस बात को आप अपनी मम्मा पर छोड़ दो क्योंकि आपकी मम्मा है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। और अभी आप बच्चे हो तो अभी आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने हाथ को लतिका के सिर पर रखते हैं ताकि लतिका को थोड़ा सा अच्छा लगे और वो अब कहते हैं कि आपको पता है ना कि रिया के डैड ने आपसे क्या कहा है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो ही आप रिया के साथ फ़ोन पर बात कर सकती हैं। अब धनंजय पीरामल की इस बात पर अब लतिका भी कहती है, हाँ बड़े मामा, हमें पता है, इसलिए तो अब हम अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मार्क्स की वजह से हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से ना मिल पाएँ क्योंकि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले बगैर नहीं रह सकते हैं। इधर लतिका से बात करते हुए ही धनंजय पीरामल अब उसके रूम से निकल कर अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर राजीव गुलेरिया को कविन आलिशा ने रखा हुआ था। वहाँ पर राजीव के कमरे के पास पहुँचने के बाद अब वो वहाँ पर राजीव के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। जैसे ही इधर दरवाज़ा खुला तो सामने राजलक्ष्मी खड़ी हुई थी क्योंकि राजलक्ष्मी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। अब धनंजय पीरामल को वहाँ पर देखकर अब राजलक्ष्मी धनंजय पीरामल से कहती है, हाँ अंकल कहिए, और हाँ पहले सॉरी आप अंदर आइए ना। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि कैसी हैं आप बेटा, आप ठीक तो है ना, यहाँ किसी चीज़ की आपको कमी तो नहीं है ना, क्योंकि ये सब तो हमने आपसे पूछा ही नहीं, आप कब से यहाँ पर राजीव की केयर के लिए मौजूद हैं। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ अंकल जी सब कुछ ठीक है, वैसे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है और मैं अपनों के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही हूँ। वैसे अब तो अगर देखा जाए तो राजीव चाचा भी अब ठीक हैं। अब राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, वैसे अगर तुम परमिशन दो तो क्या मैं राजीव के साथ कुछ देर तक बैठकर बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूँ। आप चाहो तो कुछ तब तक खा लो या फिर आप तब तक थोड़ा सा ब्रेक ले लो क्योंकि मुझे ये बात उनसे अकेले में करनी है। धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी भी समझ जाती है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा, इसलिए अब राजलक्ष्मी कहती है, थैंक यू सो मच सर, मैं बस थोड़ा सा आराम तब तक कर लेती हूँ। और ये सब कहते हुए ही राजलक्ष्मी अब वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल भी अब राजलक्ष्मी के उस कमरे से जाने के बाद अब यहाँ पर राजीव के कमरे के दरवाजे को अब बंद कर देते हैं। इधर दरवाजे को बंद करने के बाद अब वो राजीव के पास आकर बैठ जाते हैं और वह अब राजीव को देखने लगते हैं। इधर धनंजय पीरामल को अब खुद की तरफ ऐसे घूर घूर कर देखते हुए देखकर अब राजीव भी कुछ सोचने लगता है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। इसलिए अब वो बड़ी हिम्मत करके अब राजीव धनंजय से कहता है, क्या हुआ है धनंजय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। अब राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि कुछ सवाल है मेरे मन में कुछ सवाल है जिनका जवाब सिर्फ तुम ही मुझे दे सकते हो, इसलिए मैं बस वो सवाल तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। धनंजय की इस बात पर अब राजीव
अपने हाथों से थोड़ा सा उकस कर अब वो वहां पर टिक कर बैठ जाता है ताकि वो अच्छे से अब धनंजय से बात कर सके। और इधर अब वो जब आराम से बैठ जाता है तब वो धनंजय से कहता है, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो। राजीव को इस तरह से पूछता हुआ देखकर अब इस बात पर अब धनंजय कहता है कि ये बात लतिका से रिलेटेड है। लतिका लतिका तुम्हारी और दमयंती की बेटी लच्छो की बेटी है ना? क्योंकि जितना मुझे पता चला है कि वो लच्छो की बेटी है और लच्छो तो तुम्हारी और दमयंती की ही बेटी थी ना। अब इस बात को सुनकर अब राजीव कहता है, तुम्हें तुम्हें ये किसने बताया है? इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मुझे ये किसने बताया है और किसने नहीं, अभी अभी के लिए वो मैटर ही नहीं करता है। मुझे बस अभी इतना जानना है कि अगर लतिका लच्छो की बेटी है तो उसका फादर कौन है। क्योंकि लच्छो तो तुम दोनों की ही बेटी है ना, तो तुम दोनों को पता होगा कि उसका पिता कौन है। देखो राजीव, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहस करके मुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझे बस उस लड़के का नाम जानना है कि वो लड़का कौन है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब राजीव ने कहा, तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो धनंजय? और गड़े मुर्दे उखाड़ कर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। जब जो चीजें इतने सालों पहले हो चुकी हैं तो अब उनके बारे में खोद कर जानकारी निकालने से क्या हासिल होने वाला है। भला मुझे ये बताओ। अब राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, सोच लो, रात तक का टाइम है तुम्हारे पास, मुझे बस जवाब चाहिए। इससे ज्यादा मुझे तुमसे ना तो कोई बहस लगानी है और ना ही कुछ और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब गुस्से में अब दरवाजे के पास आकर उसे खोल देते हैं और अब वो इतना कहने के बाद उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ राजीव गुलेरिया धनंजय को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब अपने मन में ही यही सोचता है कि अब मैं इसे क्या कहूँ कि उस रात क्या प्लानिंग की गई थी और क्या क्या हो गया। अगर इसे पता चला ना कि लच्छो के बच्चे का पिता बनने की प्लानिंग तो रोहित मारवा के लिए की गई थी, लेकिन वो रोहित नहीं था, मैं धनंजय को पूरा सच कैसे बता सकता हूँ क्योंकि ये बात तो उसके बेटे से ही रिलेटेड है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं जिनकी माफ़ी नहीं दी जा सकती है और जिनके लिए अगर मैं अपनी नाक को रगड़ कर भी माफ़ी मांगू तो भी शायद कोई मुझे नहीं देगा, क्योंकि जितनी गलतियां मैंने की हैं वो कोई कम नहीं है। जहां राजीव अभी अपनी ही सोच में था, साथ के साथ वो एक गिल्ट में भी था, तो वहीं इधर रोहित के पैलेस में अपने रूम की बालकनी में खड़ी इधर आयशा मारवा अभी यही सोच रही थी कि अब मैं नताशा को क्या जवाब दूंगी, कैसे कहूंगी मैं उससे कि उसके पास कोई सबूत नहीं है जिससे कि वो साबित कर सकती है कि वो बच्चा उसका और अक्षय का है। उस मासूम का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उसका डीएनए स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दिया गया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद आकर नताशा मुझसे अपना बच्चा मांगेगी। मैंने उस बच्चे की जिंदगी तो बचा ली थी, लेकिन उसकी पहचान मैंने उससे छीन ली थी। समझ में नहीं आता कि ये अचानक से रोहित को क्या हो गया है। पहली बार डांटा है उसने मुझे। अरे मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित भी मुझे ऐसे डांट सकता है। एक तो मैंने उस नताशा की वजह से पहले ही टेंशन में हूँ, ऊपर से इस रोहित को भी पता नहीं क्या हुआ है। वो भी मुझे आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रोहित तो जहाँ मुझे इतनी रिस्पेक्ट देता था अब उसे ऐसा क्या हो गया। ऐसा क्या किया था मैंने? बात ही नहीं करूंगी मैं तो अब उसे। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ देर के लिए अकेली कहीं जा सकूं? बस 15 मिनट ही तो लेट हुआ था। उसको सबके सामने मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इधर आयशा मारवा भी अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में वहां पर सावित्री की आवाज आती है, जो कि अब आयशा मारवा को कहती है, मैडम क्या सोच रही हैं आप? अब सावित्री की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि लगता है कि तुमने रोहित की कल की बात को ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। आज तो तुम यहाँ रूम से बाहर भी नहीं गई हो, इसलिए जाकर देखो, वहाँ पर बच्चों को जाकर देखो कि वो ठीक तो है ना। यहाँ आयशा ने अभी ये कहा ही था कि तभी
अभी किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया। उस आवाज को सुनकर अब आयशा ने कहा कि मैं देखती हूँ, शायद अनिका ही होगी। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि जिस तरह से अनिका जब कॉफी के मग को लेकर जा रही थी तो यहाँ पर उसने कहा था कि मैं बस अभी आती हूँ, इसलिए आयशा यही समझती है कि अनिका ही अब उससे मिलने के लिए आई होगी। और इसलिए जैसे ही आयशा ने अनिका का सोचकर दरवाजा खोला तो सामने अनिका यानी कि स्वाति मल्होत्रा ही खड़ी थी। उसे सामने देखकर तो अब आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो अनिका से कहती है, बेटा अनिका अंदर आओ ना। ये सुनते ही इधर स्वाति मल्होत्रा भी अब अंदर आ जाती है। उन्हें देखकर अब सावित्री कहती है, मैं बच्चों के रूम में जाती हूँ, तब तक आप दोनों अपनी बातें कर लीजिए। सावित्री की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, उनके साथ तो मिस्टर मारवा हैं। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब सावित्री कहती है, सच में? मेरा मतलब है कि रिया बेबी ठीक तो है ना? सावित्री के इस सवाल पर तो अब स्वाति की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा समझ गई थी कि आखिर सावित्री ने उससे ये बात क्यों कही थी। और अब वो उससे कहती है, हाँ रिया पूरी तरह से ठीक है। अब स्वाति की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा कहती है कि इस लड़के का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कभी कभी कुछ करता है तो कभी कुछ। आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब सावित्री कहती है, आयशा मारवा की ये बात सुनते ही स्वाति मल्होत्रा कहती है कि सावित्री जाओ, जाकर बच्चों की हेल्प कर दो। ये सुनते ही इधर सावित्री भी कहती है कि क्या उन्होंने मुझे बुलाया है वहां पर। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपनी पलकों को झपका देती है। स्वाति मल्होत्रा के इस रिएक्शन पर तो अब सावित्री कहती है, अब मैंने कोई गलती नहीं की है, खैर आप दोनों बात कीजिए। क्योंकि जैसे ही उसे पता चला कि बच्चों के पास तो मैं रोहित यानी कि किंग है, तो अब सावित्री की वहां पर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन अब स्वाति जो कि बच्चों की हेल्प करने के लिए उसे वहां पर भेज रही थी, इसलिए अब सावित्री उनसे पूछती है कि क्या किंग ने उसे वहां पर बुलाया है, क्योंकि बिना किंग की परमिशन के सावित्री वहां पर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा ने उसे कहा है, इसलिए अब लेकिन अब यहाँ पर अनिका ने उसे कहा है, तो इसलिए अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो कहती है मैं जाती हूँ। और ये कहते हुए ही सावित्री अब रूम से बाहर निकल कर चली जाती है। तो वहीं इधर स्वाति मल्होत्रा उस दरवाजे को बंद कर देती है और अब वो आयशा के बगल में आकर बैठ जाती है। आयशा मारवा अब जैसे ही अनिका उसके पास बैठती है तो आयशा मारवा उनका हाथ पकड़कर अब उसे कहती है, अनिका बेटा क्या आपको मुझसे कोई बात करनी है? मेरा मतलब है कि कुछ पूछना है क्या? इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। वैसे क्या आप मुझे अगर बताना चाहो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि कल आप कहाँ पर गई थी? क्योंकि आपकी सेफ्टी को देखते हुए ये सब मैं बस पूछ रही हूँ, आप बस गलत मत समझना। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही आयशा मारवा कहती है, अनिका बेटा मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। बस मैं तुमसे और रोहित से इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी आयशा माँ पर भरोसा रखो, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। ये सुनते ही स्वाति मल्होत्रा अब सवालिया नजरों से अब आयशा मारवा की तरफ देखने लग जाती हैं कि आखिर आयशा मारवा क्या छुपा रही हैं और वो कौन से सच की बात कर रही हैं और आखिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में और उनकी लाइफ में। आखिर किससे मिलने के लिए गई थी वो वहां पर। एक तरफ जहां पर ये सब बातें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उस घर में जहां पर धनंजय ने राहुल को इन सब को लेकर जाने के लिए कहा था, तो वहां पर अब प्रीति और ओमकार दोनों जो कि जहां पर एक कमरे में थे, कमरे में क्या वो सब यहाँ पर एक साथ बैठे हुए थे। इधर अब पर ओमकार अब सबके सामने ही अब प्रीति से कहता है, प्रीति सच में तुम्हें कितनी अच्छी फाइटर हो, मुझे तो पता ही नहीं था। क्योंकि जब तुम वहां पर हम सबको बचाने के लिए उन दुश्मनों से फाइट कर रही थी तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम इतनी अच्छी फाइटर भी हो। क्योंकि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो ये तो मैं अच्छी तरह से जानता भी था, लेकिन इतनी अच्छी फाइटर हो मुझे ये तब पता चला जब तुम फाइट कर रही थी। ओमकार की इस बात को सुनकर अब प्रीति कहती है, हाँ बस थोड़ी बहुत, क्योंकि अनिका दीदी जितनी अच्छी फाइटर तो मैं भी नहीं
आई हूँ। इतना कहने के बाद अब वहाँ पर धीरज कहता है, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है, क्योंकि उसकी तो फाइट ही एक अलग लेवल की है। लेकिन हाँ ये तो मानना पड़ेगा प्रीति, क्योंकि तुम्हारी फाइट भी कोई ज़्यादा वो नहीं थी, तुम्हारी फाइट भी बहुत ही अच्छी थी। इधर इन सब की बातों को सुनकर अब प्रीति क्या ही कहती, क्योंकि प्रीति अब सारी बातें भी तो इनको नहीं बता सकती थी, क्योंकि ये बात सिर्फ अनिका और प्रीति की थी, क्योंकि प्रीति ने तो सारी चीज़ें अनिका से ही तो सीखी थी। इधर अब इन सब बातों को सुनकर अब जो कि राहुल वहाँ पर उन सब की बातों को सुन रहा था, उसके मन में अभी वही कसमकस चल रहा था कि उसे रोहित को वो सब बता देना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी धनंजय ताऊ जी से भी तो बात नहीं हुई थी। इधर राहुल को इस तरह से खोया हुआ देखकर अब धीरज राहुल की तरफ देखता है और अब वो राहुल से कहता है, राहुल तुम क्यों इस तरह से परेशान हो, क्यों क्या सोच रहे हो तुम? वैसे तुम जो छिपाना चाह रहे थे वो तो पता ही चल चुका है कि तुम रोहित नहीं राहुल हो, तो अब क्या सोचने लग गए? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे इस प्लान का हम सबको पता चल गया, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई प्लान जो तुमने बनाया हो वो बिगड़ गया हो? अब धनंजय की इन बातों को सुनकर अब राहुल कहता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, तुम्हें तो पता चल ही जाता है ना कि रोहित कौन है और राहुल कौन है। अब राहुल की इन बातों को सुनकर अब धीरज उसे कहता है, हाँ क्योंकि मुझे तुम दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता है, भले ही चाहे पूरी की पूरी दुनिया इस बात को ना जानती हो, वो तुम दोनों में भेद ना कर पाए, लेकिन मैं तुम दोनों को देखकर तुमसे मिलकर ही पता लगा सकता हूँ कि कौन राहुल है और कौन रोहित। इधर धीरज की इस बात को सुनकर अब सनी कहता है, हाँ ये बात तो धीरज भाई आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि हमें तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता। वैसे ये धनंजय ताऊ जी कहाँ रह गए हैं? वो तो बस हमें तभी ही दिखे थे, उसके बाद तो वो हमें कहीं नजर ही नहीं आए। अब उसकी बात को सुनकर अब यहाँ पर राहुल कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, मैं भी बस उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। इधर अब ओमकार उनकी बातों को सुनकर कहता है, सच में यार चलो ये सब तो छोड़ो, लेकिन क्या तुम लोगों ने उन लोगों की फाइट देखी? अरे दुश्मनों की फाइट सच में क्या जबरदस्त थी, क्योंकि मैंने तो ऐसी टेक्निक पहली बार देखी है। अब ओमकार की इस बात को सुनकर अब सनी कहता है, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। और अब वो दोनों एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर रोहित के पैलेस पे हमला हुआ था, जब विविध काया ने वहाँ पर हमला किया था, तो वो उस समय उन दोनों ने छिपकर वो वहाँ का पूरा नज़ारा देखा था, इसलिए वो अब इशारों में ही बातें करते हैं कि एक वो नज़ारा और एक आज का नज़ारा, सच में यार कितनी ही एडवांस फाइट थी ये। इधर अब इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखकर अब प्रीति कहती है, वैसे क्या तुम दोनों बता सकते हो कि तुम दोनों का इशारों में क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों हमसे कुछ छिपा रहे हो? अब प्रीति की इस बात को सुनकर वो दोनों एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रीति को क्या ही बताते, इसलिए वो एकदम से ही दोनों नाम में अपनी गर्दन हिला देते हैं। इधर उन दोनों को एक तरफ से इस तरह से घबराया हुआ देखकर उधर अब सबकी हंसी छूट जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज मैं 2 एपिसोड नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मेरे पास आज का जितना भी स्टोरी लाइंस थी मैंने वो एक में ही कंबाइन कर दिया।